हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हम रेगुलरली अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। यहाँ पे बात करिए कि इनमें से कौन सा है जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पे ऑप्शंस में देखें हम, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? हमारा एग्जैक्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल हमारा यूनिट। तो यहाँ पे फोर्थ क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला जब भी हमने सीपीयू की बात करी थी, सीपीयू के हमने एक पढ़ा था कि इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू में हमने पढ़ा था कि इसमें मेनली थ्री टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो थ्री टाइप्स के कौन कौन से आते हैं? एक तो हमारा आता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक आते हैं हमारे पास कंट्रोल यूनिट, और एक आती है हमारे पास मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी इन द सेंस हम किसकी बात कर रहे होते हैं? उस टाइम पे रजिस्टर जो एक हमारी मेमोरी होती है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली तीन कंपोनेंट होता है जब भी हम बात करते हैं सीपीयू की। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे एएलयू क्या काम करता है? जितने भी हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक और जितने भी हमारे पास लॉजिकल काम होता है, ठीक है, यहाँ पे तो अरिथमेटिकल प्लस जितना भी हमारा लॉजिकल काम होता है वो कौन हमारा हैंडल करता है? एएलयू हैंडल करता है। कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? ये जितने भी हमारे पास कंट्रोलिंग सिग्नल होते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग की जितने भी हमारे पास सिग्नल होते हैं कि एक्चुअल में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो कैसे कैसे परफॉर्म होने हैं स्टेप बाय स्टेप, उनको कौन हैंडल करने का काम करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट एक्चुअल में क्या है? कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग एक हमारे पास यूनिट होता है जो क्या करता है? कंट्रोलिंग सिग्नल जनरेट करता है। और कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो ह्यूमन के जो नर्व सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है ना, इंसान का ब्रेन होता है, उसमें जो नर्व सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसी उसकी तरह कौन काम करता है? उसकी तरह हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल यूनिट इज आल्सो वर्क एज, या फिर आल्सो की जगह लिख सकते हैं सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सिमिलर वर्क एज ब्रेन, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ नर्व सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेना है नर्व सिस्टम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, नर्व सिस्टम की तरह काम कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा थर्ड आता है हमारे पास जो हमारे मेमोरी। मेमोरी में कौन सी मेनली हम बात करते हैं? रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो तीन कंपोनेंट है वो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये तीनों की तीनों हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने ये चीज भी पहले देखी थी, हमारे रजिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, किस चीज से मिलकर ये बने होते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। जितने हमारे पीछे के क्वेश्चन है उनमें हम इसको डिटेल में भी डिस्कस किया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे बताना है कि ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पास्कल आ गया, फोर्टन आ गया, पाइथन आ गया और बेसिक आ गया। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या आ जाएगा? हमारा पाइथन। ठीक है, यहाँ पे पाइथन क्या आ जाएगा? हमारा ऑड वन आउट। ठीक है, पाइथन यहाँ पे क्या इनमें से सभी से अलग है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए कि पाइथन क्या है? हमारी लेटेस्ट एक टाइप की हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा ये वाला फर्स्ट ऑप्शन क्या, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे फोर्ट्रन दे रखी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फोर्ट्रन, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा जैसे हमारा पास्कल लिखा गया है, और जो हमारे पास पाइथन है, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है तो इनके तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्ट्रन एक्चुअल में जो हमारी फाउंडर कौन थे? जो फोर्टन लैंग्वेज थी ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी हमारी जॉन बैकस ने। ये जो चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं काफी बार, वो आपको याद करनी है। जैसे जॉन बैकस का पूछा जाता है कि फोर्टन जो लैंग्वेज है वो किसने बनाई है? जॉन बैकस ने बनाई है। पास्कल किसने बनाई है? ये निकलस वर्थ ने बनाई है। तो उसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं आपको, निकलस वर्थ करके एक पर्सन थे, इन्होंने बनाई थी हमारी पास्कल लैंग्वेज। इसके अलावा पाइथन का तो सभी को पता है। पाइथन का क्या नाम था पर्सन का जिन्होंने इसको बनाया था? गार्डियो वन रसम करके एक पर्सन थे, इन्होंने क्या बनाई थी? पाइथन जो हमारी लैंग्वेज जो बनाई थी। ठीक है, एक एक पॉइंट ये है क्योंकि यहाँ पे तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि काफी बार एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं कि पास्कल का फाउंडर कौन था या फिर फोर्ट्रन का फाउंडर कौन था। कई बार फोर्ट्रन की फुल फॉर्म पूछी जाती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं के रिगार्डिंग ये कौन कौन से ईयर में आई है, तो ईयर में लिख देता हूँ यहाँ पे। ये अप्रोक्सीमेटली 1957 में बनी है, ये 1970 के आसपास बनी है, और ये 1991 में बनी है, जो हमारी पाइथन जो लैंग्वेज है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है इनके रिगार्डिंग ये पूछा जाता है कि कौन सी किस कंपनी के अंडर बनी थी। जो हमारे फोर्टन बनी थी आईबीएम कंपनी के अंडर बनी थी। तो हमने आईबीएम की हिस्ट्री भी पहले देखी है कि आईबीएम एक्चुअल में टेबुलेटिंग कोऑपरेटिंग जो एक हमारी कंपनी थी जो हरमत हॉलिस ने बनाई थी, उसके अंडर ही
उसको बाद में नाम उसका चेंज करके आईबीएम में रख दिया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलते हैं अभी। ठीक है, जो हमारी आईबीएम कंपनी है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारे आईबीएम का फाउंडर था वो कौन था, तो उस टाइम पे भी राइट आंसर क्या होता है, हमारे हरमत हॉरित एक पर्सन थे, वही क्या है, आईबीएम के हमारे फाउंडर हैं। ठीक है, पर आईबीएम का एक्चुअल में पुराना नाम क्या था, वो था टेबुलेटिंग कोऑपरेटिंग, एक हमारी कंपनी थी, उस ये क्या था, हमारा आईबीएम का पुराना नाम था। इसके अलावा जो हमारी पास्कल थी, ये कौन सी कंपनी के अंडर बनी थी, ये बनी थी एक हमारे पास ईटीएच करके एक हमारी कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, एटीएच जूरिच एक हमारी कंपनी हुआ करती थी, इसके अंडर हमारी पाइथन लैंग्वेज, ये सॉरी पास्कल लैंग्वेज जो हमारी बनी है। और पाइथन तो बेसिकली जो हमारे पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है उसके अंदर ही बनी है। ठीक है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, PSF शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी के अंडर ये हमारी बनी है। अब कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हमारी फोर्ट्रान लैंग्वेज है, ठीक है, तो फोर्ट्रान जो लैंग्वेज है, ये इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, कि किस चीज के लिए बनी थी, तो मेनली ये बनी थी जितने हमारे पास साइंटिफिक काम होते थे। ठीक है, साइंटिफिक वर्क के लिए हमारी क्या बनी थी, फोर्ट्रान लैंग्वेज बनी थी। और जितने हमारी टीचिंग हो गया या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर मुझे किसी को टीच करनी हो प्रोग्रामिंग, या फिर मुझे एक स्ट्रक्चर वे में कोई प्रोग्राम करना हो, ठीक है, स्ट्रक्चर वे में कोई प्रोग्राम करना हो, उसके लिए हमारी पास्कल लैंग्वेज जो बनी थी। और पाइथन तो हमें पता है, पाइथन किसके लिए मेनली बनी थी, जितनी हमारी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए हमारी पाइथन बनी थी। तो यहाँ पे सिंपल देता हूँ हमारे पास जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे जीपीपी, इसका मतलब है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए हमारी जो पाइथन लैंग्वेज थी वो बनी थी। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं कि इनके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कई बार ईयर पूछ लेते हैं, कई बार फाउंडर पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस हो जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद। इसके अलावा जैसे हम पूछ लेते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे फोर्टन हो गया, पास्कल हो गया, ये सारी सारी कंपाइल्ड लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर और, ठीक है, इनमें बेसिकली हमने डिफरेंस भी देखा था कि क्या होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनमें हमने डिफरेंस भी देखा था पहले। तो जो हमारी फोर्टन होती है ये भी हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है, पास्कल भी हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज ही होती है, पर जो हमारी पाइथन होती है ये हमारी क्या होती है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। तो ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली, कि पाइथन जो एक्चुअल में कोड अपना रन करवाती है, फिर उस कोड को डिकोड करती है, वो कौन से मैकेनिज्म से करती है, तो उस टाइम पे राइट आंसर क्या था हमारा, इंटरप्रेटर। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सभी को नोट करके लिख लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट IPv4 एड्रेस। ठीक है, यहाँ हमें पता है जब हम नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लासेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है क्लास फुल एड्रेसिंग का। तो क्लास फुल एड्रेसिंग में क्या होता है, वहाँ पे हम 5 टाइप की क्लासेस पढ़ते हैं। ठीक है, 5 टाइप की क्लासेस इन द सेंस कि हम नेटवर्क को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क को हम डिवाइड करते हैं मेनली 5 टाइप्स में। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है क्लास ए आ गया, क्लास बी आ गया, क्लास सी आ गया, क्लास डी आ गया, और क्लास हमारा ई आ गया। पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए IPv4 में प्राइवेट आईपी पूछा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्यों इसको हम प्राइवेट आईपी बोलते हैं और क्यों ये हमारा राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो उससे पहले यहाँ पे इस टेबल पे आ जाओ, इस टेबल पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले आपको याद रखना है कि जब हम नेटवर्किंग में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग, उसमें हमारे पास 5 क्लासेस में हमने डिवाइड किया नेटवर्क को। तो वो कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब सबसे पहले जब हम क्लास ए की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे इस लोकेशन पे आओ। तो जब भी हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो जो उसके स्टार्टिंग एड्रेस होते हैं वो 0000 होते हैं, और जो उसके एंडिंग एड्रेस होते हैं वो 127 और 255 255 255 255 होते हैं इसके एंड का एड्रेस। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि हमारी क्लास ए की रेंज कितनी होती है, तो हम लिखते हैं शॉर्ट में 0 से लेके 127। ठीक है, आपको ये याद रखना है 0 से लेके 127 किसकी होती है, हमारी क्लास ए की रेंज होती है। अब क्लास बी की रेंज कितनी होती है, ये होती है 128 से लेकर हमारी 191। तो एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि 128.0.0। अगर किसी का प्रोग्रामर वगैरह का एग्जाम है मेनली उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, और जिन्होंने बेसिक एग्जाम देने हैं उनमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लास ए की रेंज कितनी होती है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है 0 से लेकर 127, 128 से 191, तो ऐसे करके हमारे पास रेंजेस दी होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास बी की रेंज आ गई। क्लास सी की वैसी एज इट इज 192 से लेके हमारे पास 223, और क्लास हमारी डी की आएगी 224 से लेके 239, और क्लास जो हमारी लास्ट है ई वो 240 से लेके 255 तक।
तो ऐसे करके हमने क्या किया, बेसिकली जो हमारा नेटवर्क है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया, और इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं। अब देखो एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, एक तो चीज आती है होस्ट बिट और एक आती है नेटवर्क बिट। ठीक है, अब होस्ट बिट और नेटवर्क बिट में क्या डिफरेंस होता है। अब होस्ट बिट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जितने भी आप यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ब्लॉक्स देख रहे हो, हर एक ब्लॉक का साइज कितना होता है, 8 8 बिट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.0.0.0। ये आपको सिंपली 0 0 दिख रहा है क्योंकि ये हमने लिखा है डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसको अगर मुझे बाइनरी फॉर्मेट में लिखना होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टार्टिंग में ये 8 0 है, उसके बाद फिर से ये 8 0 है, उसके बाद फिर से ये 8 0 है, और फिर से ये 8 0 है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारा हर एक ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट मतलब ये आपको एक ब्लॉक दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में ऑक्टेट बोलते हैं, और सिंपली अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वहां पे हम इसको बाइट बोलते हैं, कि हमें पता है 8 बिट से हमारा क्या बनता है, बाइट बनता है ना। तो बस अलग अलग टर्म्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज किए हैं। अगर नेटवर्किंग में बोलूंगा मैं वो चीज़, तो उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास कितना होता है, 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है। तो इसमें बस ये चीज़ पूछी जाती है कि जो हमारा क्लास ए में ऑक्टेट है, या फिर सिंपली क्लास ए में है, उसमें कितनी होस्ट बिट होती हैं, कितनी नेटवर्क बिट होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो क्लास ए है उसको डिफाइन किया गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा क्लास ए है उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 0.0.0.0 ऐसे करके आ गया। तो क्लास ए को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं, यहाँ पे सिंपली एन लिख देता हूँ कि नेटवर्क बिट कितनी होती है, हमारे पास 8 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 बिट्स होती हैं नेटवर्क बिट्स, और बाकी सारी की सारी हमारे पास क्या होती हैं, होस्ट के लिए बिट होती हैं। तो एक काफी बार एग्जाम पूछा जाता है कि अगर क्लास ए की बात करूँ तो क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी होती है, मतलब 8 होती हैं, और हमारे पास क्लास ए में होस्ट बिट कितनी होती है, आप देखो होस्ट कितनी होंगी, 8 + 8 + 8 है। ठीक है, तो कितना हो जाता है हमारे पास, 24। ठीक है, तो ऐसे करके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और वैसे ही फर्दर हमारे जो क्लासेस हैं, क्लास बी आ गया। ठीक है, क्लास बी में कितनी होती है, क्लास बी में तो सिंपल ही है कि दो हमारे पास नेटवर्क की होती है और दो हमारे पास होस्ट की होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास। ठीक है, नेटवर्क की भी 16 है और हमारे पास होस्ट की भी 16 है। अब 16 कैसे कैसे होगी, क्योंकि 8 + 8 16 और 8 + 8 16। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास क्लास बी में इसको हम डिफाइन करते हैं। और क्लास सी में क्या होता है कि जो हमारे पास नेटवर्क की बिट्स हैं वो 3 हो जाती हैं, ठीक है, 3 ऑक्टेट हो जाते हैं, और जो हमारे होस्ट है वो 1 हो जाता है, तो 8 हो जाता है। तो सिंपली हम बोल सकता हूँ ये भी और ये भी, ये क्या है हमारे पास नेटवर्क की बिट्स हैं, और ये लास्ट हमारा होस्ट की बिट है। तो ये काफी बार एग्जाम में सिंपली ऐसे पूछा जाता है कि कितनी होस्ट बिट होती है, कितनी नेटवर्क बिट्स होती हैं। अभी किसी एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया था कि जो हमारी क्लास सी है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारी क्लास सी की जो स्टार्टिंग बिट्स कौन सी होती हैं, या फिर फिक्स्ड बिट कौन सी होती हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है लीडिंग बिट्स, और यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था कि फिक्स्ड बिट्स कौन सी होती है। तो ये आपको याद करना है कि क्लास ए की जो स्टार्टिंग बिट होती है वो 0 होती है, क्लास बी की 1 0 होती है, और क्लास सी की 1 1 0 होती है, और क्लास डी की हमारी 1 1 1 0 होती है, और क्लास ए की 1 1 1 1 होती है। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वहाँ पे क्लास सी का पूछा था कि आपको बताना है कि कैसा कौन सी क्लास की जो एड्रेसिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब उसके फिक्स्ड बिट बताने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा सी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम क्लास सी को लिखेंगे तो ये ऐसे करके 3 बिट तो फिक्स होंगी, बाकी सारी की सारी जो हमारी 5 होंगी वो आगे चेंज होंगी। ठीक है, तो ये किस चीज को डोनेट मतलब शो करेगा, एक तरह से ये बताएगा कि हमारे पास कौन सी है क्लास, हमारी सी है। ठीक है, अगर सिंपली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 0 और इसको फिक्स कर देता हूँ, तो जो हमारा रूटर है बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है, वो समझ जाएगा कि ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये क्लास बी को बिलोंग करता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल जितना भी है, सारा का सारा टेबल हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइवेट आईपी एक्चुअल में होता है कि अगर मैं अपने पर्टिकुलर यूज के लिए मतलब मान लो मैं एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ, पर नेटवर्क के अंदर मेरे काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो डिवाइसेस मेरे बाकी जो पब्लिक नेटवर्क है उससे कनेक्ट ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट आईपी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बस वही चीज़ है कि प्राइवेट आईपी का एक्चुअली में काम क्या होता है, इसको हम विद इन लैन मतलब अपने लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस है वहाँ के लिए हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक नेटवर्क। या फिर आप सिंपली आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना क्या करती हैं, प्राइवेट आईपी के अंडर ही अपना काम करती हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी के अंडर वो अपना काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए
अपने प्राइवेट आईपी के अंडर ही वो काम करती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एक्चुअल में आईपीस जनरेट होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, प्राइवेट आईपीस होते हैं। और पब्लिक आईपी कौन होते हैं, जो नॉर्मल यूजर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पब्लिक नेटवर्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो सारे सारे हमारे पब्लिक नेटवर्क होते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट आईपी में क्या होता है कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता इंटरनेट के ऊपर, और पब्लिक जो भी होगा पब्लिक आईपी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा इंटरनेट नॉर्मली। और इसको असाइन कौन करेगा, जो भी लोकल एरिया नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो प्राइवेट आईपी असाइन करेगा। पर जो ये होते हैं हमारी पब्लिक आईपी होते हैं वो कौन देते हैं हमारे पास, जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। सिंपली जैसे एयरटेल आ गई, गूगल आ गई, ये सारे हमें पब्लिक आईपी प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो हमारे इंटरनेट अथॉरिटीज जो होती है वो हमें फर्दर पब्लिक आईपी हमें प्रोवाइड करती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो प्राइवेट IPv4 एड्रेसेस की बात करी थी, तो क्लास ए में कहाँ से प्राइवेट आईपी स्टार्ट होती है। ठीक है, क्लास ए में प्राइवेट आईपी जो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस रेंज में क्लास ए की होती है। क्लास बी की 172.16 से लेके 172.31 से स्टार्ट होती है हमारी क्लास बी की, जो हमारी प्राइवेट आईपी है। पर यहाँ पे क्लास सी का पूछा था, तो क्लास सी कहाँ से स्टार्ट होती है, 192.168 से लेके 0.00 से लेके 192.168 से लेके 255.255। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी क्लास की प्राइवेट आईपी है, ये हमारी सी क्लास की प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसके अलावा कई बार क्लास बी की पूछी होती, तो क्लास बी की क्या होती है हमारे पास 172.16। अब यहाँ पे 00 लिखा है तो यहाँ पे जीरो की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 से लेके 255 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, तब भी वो क्या होगी, प्राइवेट आईपी के अंडर ही हमारी आएगी। तो जितने भी पॉइंट्स है वो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको क्या करना है, इनको कॉपी में नोट करके लिखना है और उनको रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट आगे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम असिस्ट कैन बी मॉडिफाइड ओनली बाय ऑथराइज्ड पार्टी इज टर्म्ड एज। यहाँ पे सिंपली बोला है कि कंप्यूटर सिस्टम की संपत्ति को केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, थर्ड हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डीफ्रेगमेंटेशन इन हार्ड डिस्क मैनेजमेंट मींस। यहाँ पे बात की है कि जो हमारी डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं ना हार्ड डिस्क में, उसका क्या मतलब होता है। तो डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम डाटा क्या होता है, कंपैक्शन करते हैं ऑन हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डाटा कंपैक्शन ऑन हार्ड डिस्क, इसको हम बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर चिप परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, हमने पीछे भी देखा था, हमारे पास कंट्रोल यूनिट और हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये सारे सारे परफॉर्म करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर या फिर सिंपली बोल देते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब भी हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहां पे एक कंसेप्ट आता है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें हम कौन सी शेड्यूलिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही। तो वहां पे अगर हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें हम कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी अप्लाई करते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, राउंड रॉबिन। यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा आता है हमारे पास बोर्ड रेट। ठीक है, बोर्ड रेट, जब नेटवर्किंग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां पे एक टर्म आती है बोर्ड रेट। तो बोर्ड रेट क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड रेट का एक्चुअली मतलब क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम में मैं कितना डाटा ट्रांसमिट कर पा रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं बोर्ड रेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज अवेलेबल इन। ठीक है, जो हमारा इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, ये हमारा 40 पिन DIP जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, इसको बोलते हैं पिंस वगैरह, जो एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर ऐसा था 8085 का। ठीक है, 8085 जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था उसमें जो ऐसी करके पिंस लगी थी, वो एक्चुअल में कितनी पिंस थी हमारी, वो टोटल 40 हमारी पिंस थी। ठीक है, तो उसी चीज को पूछा था कि जो हमारा 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कितने का था, कितनी पिंस का था हमारा, 40 पिन का था, 40 पिंस का था। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा आता है कि जो हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, यहाँ पे सिंपली देता हूँ, फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था हमारा, इंटेल का 4004। और ये कितने बिट का था, ये हमारे 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड आया था इसके बाद, वो आया था हमारे पास इंटेल का 8008। वो कौन था हमारा, 8 बिट का था। ठीक है, 8 बिट का हमारा माइक्रो प्रोसेसर था। वैसे ही जो हमारा 8085 है, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी हमारा
8 बिट का ही माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था। इसके अलावा जो हमारे पास इसके बाद आया था इंटेल का 8086, ये हमारा था 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी टर्म्स है वो सारी सारी इंपॉर्टेंट है और आपको इनको याद करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच लेयर ऑफ द ओएसआई डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर। ऐसा कौन सी लेयर है जो यूजर के साथ डायरेक्टली डील करती है। हम क्या यूज करते हैं अपने फोन में, एप्लीकेशन ही यूज करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एप्लीकेशन एक ऐसी लेयर है जो एक्चुअल में यूजर के साथ डील करती है, मतलब नॉर्मल पर्सन के साथ वो डील करती है। नेक्स्ट आता है द ड्रॉबैक ऑफ द बाइनरी ट्री सॉर्ट आर रिमाइंडेड बाय द। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बोला है कि अगर बाइनरी ट्री एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, उसमें अगर मुझे उसकी ड्रॉबैक को खत्म करना हो बाइनरी ट्री की, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं, हीप सॉर्ट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए हम कौन सा जो प्रोटोकॉल है उसको हम यूज करते हैं, तो ये काफी सिंपल है, टेलनेट है ना। ठीक है, टेली नेटवर्क बोलते हैं उसको, टेलनेट हम यूज करते हैं रिमोट, सिंपली कई बार पूछा जाता है कि रिमोट कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, रिमोट कंप्यूटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलनेट को हम यूज करते हैं। तो टेलनेट बोलो या फिर एक प्रोटोकॉल एक्चुअल में जो रिमोट कंप्यूटिंग करवाने के लिए हेल्पफुल है, टेलनेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, थ्रू लिंक लिस्ट वन कैन इम्प्लीमेंट। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम स्टैक बना सकते हैं उससे। ठीक है, इससे हम ग्राफ बना सकते हैं, क्यू बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या देगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज MP3। अब MP3 एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास साउंड का फॉर्मेट है, क्योंकि MP3 हम गाने वगैरह सुनते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कोई भी म्यूजिक आ गया, ठीक है, जैसे XYZ.MP3, तो MP3 हमें क्या बताते हैं कि जो ये फाइल है वो किस तरीके की फाइल है, ये हमारी ऑडियो फाइल है या फिर एक साउंड का फॉर्मेट है MP3 हमारा। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया, द एडिटिंग ग्रुप एंड रिप्लेस कमांड आर फाउंड एट। जो हमारा एडिटिंग ग्रुप आता है और जो हमारी रिप्लेस की कमांड आती हैं, ये हमें कहाँ पे प्रेजेंट मिलती हैं, हमें होम टैब के अंदर मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा। ठीक है, सिंपली बोला है कि जो रो का डाटा है उसको कॉलम में डिस्प्ले करता है और कॉलम का डाटा हमारा रो में डिस्प्ले करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे ABC, तो इसको जब मैं इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करूंगा, इस पूरे पूरे डाटा के ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करूंगा, ठीक है, उस फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो डाटा मेरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपली ये कॉलम था, कॉलम से वो डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, रो में कन्वर्ट हो गया। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसपोज फंक्शन। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो कॉलम को रो में और रो को क्या करता है, कॉलम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले लिखा था ABC ऐसे करके डाटा रो में, ठीक है, इस डाटा को ये कर देता कॉलम में कन्वर्ट, ठीक है, ABC ऐसे करके लिख देता। ठीक है, ऐसे करके हमारा ट्रांसपोज फंक्शन है वो काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन जितने भी कम है, पर क्वेश्चन एक्चुअल में हम डिस्कस तो कम कर रहे हैं, पर जितने भी कर रहे हैं उसमें क्या है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कॉपी पे नोट करना है। कि जैसे हमने अभी पीछे एक नेटवर्किंग का एक क्वेश्चन देखा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जितने भी एग्जाम है जहाँ पे नेटवर्किंग के एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ना, तो वहाँ पे उससे जो एक टेबल था उस टेबल में से पक्का एक या दो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको नोट करके आपको उसको याद करना है, जितनी जितनी बार हो सके आपको क्या करना है, उसको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।